सबसे पहली बात क्या है, आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि अगर किसी भी लुईस संरचना में आपको कहीं पे भी डॉट दिखाई देता है, मतलब बिंदु दिखाई देता है, तो उस बिंदु का मतलब है वो उन संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा है जिन्होंने बंध नहीं बनाया है। और कहीं पर अगर डैश आता है तो डैश का मतलब है वो सह संयोजी बंध को दर्शा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के युग्म का जिनकी साझेदारी हुई है उनको शो कर रहा है। आपने सबने आवर्त सारणी पढ़ रखी है, प्रथम आवर्त द्वितीय आवर्त। प्रथम आवर्त और द्वितीय आवर्त कभी भी अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकते, और जो तृतीय आवर्त के सदस्य है ना, थर्ड पीरियड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये चाहे तो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी फॉर्मल चार्ज हैं उन सभी फॉर्मल चार्जों का जो योग है वो टोटल अणु के ऊपर जितना आवेश है उसके बराबर आना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, जैसे योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। शुरू करें? ओके चलिए, तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। हेडिंग लगाएं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो बंध बनते हैं, है ना? तो बंध कितने प्रकार के होते हैं एक बार देखते हैं अपन। तो बेसिकली बंध बनते हैं, या आप छोटी क्लास में भी सीखते हो वैसे तो, जो बंध बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, अगर हम उनके टाइप्स पे आए तो आपने बंध के बारे में पढ़ा होगा, आयनिक बंध जो आयंस के बीच में बनता है, NaCl फॉर एग्जाम्पल। आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। वैसे केमिस्ट्री के अंदर जब हम धातु और अधातु के बीच में बंध की बात करते हैं, तो धातु और अधातु के बीच में बनने वाला जनरली जो बंध है वो होता है आयनिक बंध। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है, एक धातु है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- बनाती है। फिर ये दोनों आयन मिलकर के NaCl बनाते हैं, और इनके बीच में जो बंध होता है उसको आयनिक बंध कहते हैं, राइट? तो आयनिक बंध किसके बीच में बनता है, साथ साथ आप लिखते हुए चलें। यह है बंध धातु एवं अधातु के मध्य बनता है। यह बंध बनता है बेसिकली धातु और अधातु के बीच में, ठीक है? दूसरा बंध कौन सा होता है? पहला होता है आयनिक बंध, दूसरे बंध का नाम है सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक और है उपसहसंयोजी बंध। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जनरली इसको आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसको आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में ये 11th क्लास का पार्ट है, ये 12th क्लास का पार्ट है। मैंने साथ में क्यों लिखा? दोनों की प्रकृति एक जैसी होती है। मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे आप साथ साथ पढ़ते हुए जाओगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से दोनों बंध में कोई अंतर नहीं है। सहसंयोजी बंध के अंदर भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उपसहसंयोजी बंध के अंदर भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सर अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि वास्तव में ऐसा है, एक परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों के हैं, साझेदारी हुई, कौन सा बंध बना? सहसंयोजी बंध बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। हुआ ये कि एक बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, खाली था,
उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। ये जो प्रकृति है ये उपसहसंयोजी बंध की प्रकृति है। क्या आपने ऑब्जर्व किया? दोनों में ही शेयरिंग होती है, इसमें भी शेयरिंग है, इसमें भी शेयरिंग है, पर अंतर किस बात का है? इसमें सामने वाला 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, फिर हम दोनों की शेयरिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक ही बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा अपना खाली कक्षक में उसको रख रहा है और फिर शेयरिंग हो रही है। तो अभी आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इसके बारे में समझना है। पर अगर कोई आपसे पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग अलग हैं क्या, तो प्रकृति के हिसाब से देखा जाए, प्रकृति के हिसाब से इनका कंपैरिजन किया जाए, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अपन नोट करके लिख लेते हैं। गुणों के आधार पे दोनों में कोई अंतर नहीं है, गुणों के आधार पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। दोनों में ही साझेदारी है, दोनों में ही शेयरिंग है ना। तो ये दूसरे टाइप के बॉन्ड है। ये किसके बीच में बनते हैं? ये जनरली सामान्यतः आप देखोगे कि ये अधातु अधातु के बीच में बनते हैं। तो ये अधातु अधातु के बीच में बनते हैं। जैसे ये धातु धातु के बीच में था, धातु धातु के बीच में था, यह अधातु अधातु के मध्य बनते हैं, ऐसा है। ठीक, नेक्स्ट। तीसरा है धात्विक बंध, है ना। अगर हम बात करें कि धात्विक बंध किनके बीच में बनते हैं, तो ये बनते हैं धातुओं तथा मिश्र धातुओं के अंदर। इनको भी समय आने पर अपन पढ़ेंगे। और ये बंध के प्रकार हैं, बेसिकली बंध जो है इतने ही प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए। ये बंध के बेसिक प्रकार है। अब एक बड़ा सवाल है, बंध आखिर बनते ही क्यों हैं? कौन कौन इसका जवाब देना चाहेगा? चलो बताता हूं। तो हियर कम्स द पॉइंट कि आखिर बंध बनते ही क्यों है। देखो, अष्टक पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो साझेदारी करता है। आपने 10th क्लास में भी सब चीज़ें सीखी होंगी, बच्चों वाली बातें तो पता होंगी। एक्चुअल में वो सब बातें साइड में रखो, केवल एक ही बात याद रखो। इस दुनिया में जितने भी लोग बंध बना रहे हैं ना केमिस्ट्री में, उनका एक ही उद्देश्य है, वो अपनी ऊर्जा को कम करना चाहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी ना, उतना ही ज्यादा स्थायित्व होता है। तो कारण बंध बनने का केवल एक ही होता है। अभी लिखना नहीं है, थोड़ी देर सुनना है केवल। स्थितिज ऊर्जा को कम करना। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कम होगी ना, तो स्थायित्व तो बढ़ेगा। एक बच्चा सही बोल रहा था कि सर स्थायित्व तो बनाना चाहते हैं, वो बात सही है। स्थायित्व तो बढ़ाएंगे कैसे? ऊर्जा को कम करके।
अच्छा सर, बंद बनने में ऊर्जा कैसे कम होगी? अब उस पर डिस्कशन करते हैं। सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं वो सारे के सारे परमाणु वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे, उसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग परमाणु वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं या जानते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में। क्या आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होता है? अपन इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल केवल इतना बता पाता है कि इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, है ना अजय? उसके पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बता पाता है, बस ये नहीं बता सकता कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे मिलने वाला है। एग्जैक्ट आर नहीं आएगा, एग्जैक्ट वी नहीं आएगा, राइट? ओके, तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का परमाणु है। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पे रखे हुए हैं, इनके बीच में जो दूरी है बहुत ज्यादा है, और इनकी ऊर्जा के बारे में सोचते हैं। ये अपन ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा इस एक्सिस पे, ये हम ले रहे हैं दूरी, तो इस एक्सिस पे है स्थितिज ऊर्जा, इस एक्सिस पर है दूरी। सबका ध्यान बोर्ड पे। अभी इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूरी है। आर किसके बराबर होगा? अनंत। मतलब आर को आप इनफाइनाइट मान सकते हो। आर जब इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्या हम अनंत पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं? क्या हम स्थितिज ऊर्जा अनंत पे जीरो लेते हैं? हाँ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा है। तो ये दोनों अनंत पे रखे हुए हैं, यतेंद्र ध्यान दो, दोनों अनंत पे रखे हुए हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। अभी स्थितिज ऊर्जा जीरो है। ठीक। केमिस्ट्री का एक और फंडामेंटल है जो हर बच्चे को याद रखना है, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी केमिस्ट्री हो। आकर्षण से हमेशा ऊर्जा कम होती है और प्रतिकर्षण से हमेशा ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर आकर्षण होगा तो ऊर्जा कम होगी, अगर प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से बल संभव है, कौन कौन से आकर्षण हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? पहला, इसके नाभिक और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हो सकता है। तो फर्स्ट का नाभिक, सेकंड का इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या हो सकता है? आकर्षण। ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड, दूसरे वाले का नाभिक प्लस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन, इनमें भी आकर्षण हो सकता है, प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो सेकंड का नाभिक और फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन, इनमें भी आपस में क्या हो सकता है? आकर्षण हो सकता है। फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन और सेकंड के इलेक्ट्रॉन, इनमें प्रतिकर्षण हो सकता है। फोर्थ, इनके नाभिक और इसके नाभिक में प्रतिकर्षण हो सकता है। फर्स्ट का नाभिक और सेकंड के नाभिक में प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है ना, इनमें प्रतिकर्षण हो सकता है। बेटा, ये चार प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, ये चार चीजें हो सकती हैं। अब आप मुझे ये बताओ, कौन सी स्टार्टिंग में ज्यादा होगी? स्टार्टिंग में आकर्षण ज्यादा होगा। इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो स्टार्टिंग में आकर्षण ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। एक छोटी सी बात बताओ, आकर्षण से ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है? आकर्षण से ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है? घटती है, बिल्कुल सही। तो दोनों जब
एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे थे तो ऊर्जा लगभग 0 के बराबर थी। ऐसे देखो ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे पास आएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी। जैसे जैसे पास आते जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी, और पास आएंगे ऊर्जा और कम होगी। तो जगह छोटी पड़ेगी। छोटा कर लेते हैं इनको। ठीक है, और पास आएंगे ऊर्जा और कम होगी। एक दूसरे में मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में मिक्स होने लग जाएगा। और इतने पास आ गए, इतने पास आ गए, इतने पास आ गए कि जितना आकर्षण होना था हो गया, और अब बंध बन चुका है इनके बीच में। ये बंध का निर्माण हो चुका। इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, मिनिमम, और बंध बन चुका है। वास्तविकता में ये होता है कि जितना ये पास आते जाते हैं, ऊर्जा कम होती जाती है, होती है, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद में मिनिमम ऊर्जा जहां पर होती है वहां पर बंध बन चुका होता है। और मिनिमम ऊर्जा जब होगी जब इनके बीच की दूरी जो है वो आर नॉट के बराबर होगी, और ये वो आर नॉट है। अब इसके आगे का जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं वो वास्तव में बनता नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली होता नहीं है। इसके आगे का ग्राफ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अब सोचो, वापस देखो, सब लोग लिखना मैंने मना कर रखा है ना, समझ लो पहले बेटा। जब दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, ये मान लो अनंत दूरी ऐसे है, जस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पे ना, इससे बाहर ये अनंत है, ये अनंत है। ठीक है, अनंत पे ऊर्जा 0 है। जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं आकर्षण हो रहा है, ऊर्जा कम हो रही है, 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 ऊर्जा कम हो रही है। ये मिक्स हो गए आपस में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हो गए। इसको बोलते हैं शेयरिंग। अब शेयरिंग हो गई, ऊर्जा जितनी कम होनी थी हो चुकी है। अब आपको नहीं लगता कि एक लिमिट से ज्यादा अगर ये पास आएंगे तो दो फोर्सेस और ज्यादा पैदा हो जाएंगे? कौन से? ये दोनों। ये अगर बहुत ज्यादा पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण भी बढ़ जाएगा, और फिर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ऊर्जा कम होने की जगह बढ़ना स्टार्ट कर दे। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, आकर्षण हो रहा है, ऊर्जा कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, मिक्स हो गए तो भी कम हो रही है, पर एक लिमिट तक। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऐसे घुस जाएं एक दूसरे में, क्योंकि अगर ये एक लिमिट तक पास में आए यहां तक तो ठीक है। अगर ये इससे ज्यादा पास गए, अगर ये इस आर नॉट से ज्यादा पास गए तो फिर ये प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं उसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना और ज्यादा पास आएंगे, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और फिर अनंत की तरफ चली जाएगी। तो इसके आगे का जो ग्राफ है ना वो हाइपोथेटिकल है, बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। वास्तव में परमाणु बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है उनका फायदा कितने में है, तो वो उतना ही पास आते हैं कि यहां तक ऊर्जा कम हो जाए, उनका काम बन जाए। इसके बाद का जो ग्राफ है वो हमने हमारे समझने के लिए बनाया है कि हाँ यार इसके बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतने ही पास आते हैं जितना उनको ऊर्जा कम से कम मिले। तो निकाय की ऊर्जा कम से कम होनी चाहिए, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां निकाय की ऊर्जा कम से कम है, स्थायित्व ज्यादा से ज्यादा है, और ये जो दूरी है ना इनके बीच में इसको बंध लंबाई कहते हैं। बॉन्ड की लंबाई, यही बॉन्ड की लंबाई। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो अपन बंध लंबाई बोलते हैं ना वो यही है, यही होती है वो बंध लंबाई। तो इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एक और बात, ये जो ऊर्जा है इस ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं, और इस लंबाई को बंध लंबाई कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, तो आज के बाद याद रखोगे बंद बनने का कारण क्या होता है? बंद बनने का कारण होता है ऊर्जा का कम होना। कैसे कम हो रहा है वो अपन ने इस डायग्राम से समझा, हाइड्रोजन के केस को डिस्कस करके समझा। बढ़ जाए आगे, लिख लो, बना लो अब आराम से। वास्टक नियम सब फर्जी चीजें हैं, मेन कारण ये है, फालतू चीजें। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक की कहानी। अब हेडिंग लगाएं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं बेटा, कुछ नियम हैं, उन नियमों से हम लोग करते हैं। पहले हम नियम के तरीके से देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा बनाना कि आप तुरंत कैसे बना सकते हो, बट एक बार पहले नियम को फॉलो करेंगे। अब मेरे साथ साथ रूल्स सीखते चलो। सबसे पहली बात क्या है, आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि अगर किसी भी लुईस संरचना में आपको कहीं पे भी डॉट दिखाई देता है, मतलब बिंदु दिखाई देता है, तो उस बिंदु का मतलब है वो उन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा है जिन्होंने बंध नहीं बनाया है। और कहीं पे अगर डैश आता है तो डैश का मतलब है वो सहसंयोजी बंध को दर्शा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के युग्म का जिनकी साझेदारी हुई है उनको शो कर रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लिख लेते हैं, लाइन बाय लाइन देखेंगे, है ना। देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS में डॉट उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करता है, उन संयोजकता कोष के, उन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है जिन्होंने बंध में भाग नहीं लिया है, जिन्होंने बंध में भाग नहीं लिया है। तथा डैश उन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करता है, डैश सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करता है। एक सहसंयोजी बंध जो बनता है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। मैं ब्रैकेट में लिख दूं, साजित इलेक्ट्रॉन का एक युग्म एक सहसंयोजी बंध, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अभी बस लिखना है, समझ में कुछ नहीं आएगा, बस नोट करना है शांति से। So this was the first point.
लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं, ये वास्तव में बताती क्या है? ये बताती है कि जो आपका यौगिक है, उस यौगिक में जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, उन परमाणुओं में आपस में बंध कैसे बना हुआ है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं या वितरित हुए हुए हैं, उन सब की जानकारी अपन को मिलती है किसके रूप में? बॉन्ड के रूप में और डॉट्स के रूप में। देखें, एलडीएस एक यौगिक में डॉट व डैश के रूप में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के वितरण को दर्शाता है भी बोल सकते हैं और जानकारी भी बोल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लुईस का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, बड़े बड़े समझदार बच्चे भी इसमें गलती करते हैं, ये कभी भी आपको आकार, ज्योमेट्री की जानकारी नहीं देता है। ये कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि आकार कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एलडीएस यौगिक या अणु के आकार या आकृति की कोई जानकारी, आकार या आकृति की कोई जानकारी नहीं देता है। कोई जानकारी नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, इसको कभी मिस नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है। ये कभी जानकारी नहीं देता। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करें, सुनते जाइएगा। पहला पॉइंट साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु को पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय परमाणु को पहचानिए। सर कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा केंद्रीय परमाणु कौन है? केंद्रीय परमाणु की दो पहचान है। पहला, उसकी कोवैलेंसी, उपसंयोजकता एक से ज्यादा होती है, पहली चीज तो उसकी कोवैलेंसी आपको एक से ज्यादा मिलेगी। दूसरा, उसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। दैट्स इट। हाँ सॉरी, निम्न, निम्न, उच्च नहीं, निम्न विद्युत ऋणात्मकता, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि सर कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, कोवैलेंसी कितने सहसंयोजी बंध बन रहे हैं उनकी संख्या को कोवैलेंसी कहते हैं। नोट करें, सहसंयोजी बंधों की संख्या। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जीवन में कुछ भी पढ़ाई करी नहीं हो, केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, H2O का स्ट्रक्चर। आप कितने ही बड़े गधे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आपको ये तो पता होगा कि H2O की संरचना ऐसी होती है। पता है सबको? ठीक है।
इसमें ऑक्सीजन पे ध्यान दो, ऑक्सीजन ने कितने सहसंयोजी बंध बना रखे हैं? एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। ठीक, हाइड्रोजन ने कितने बंध बना रखे हैं बेटा? देखो, हाइड्रोजन ने एक बंध बना रखा है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि संयोजकता जो है वो अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा? वो सेंट्रल एटम बन जाएगा। तो संयोजकता एक से ज्यादा है, किसकी है यहाँ पे? ऑक्सीजन की। तो वो क्या बन जाएगा? सेंट्रल एटम। बीच में ऑक्सीजन है, साइड में हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे सर सेकंड पॉइंट था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। पर मैंने आपको बताया ना, पहले आप ये पॉइंट चेक करोगे, अगर ये पॉइंट में सेम आ रहे होंगे फिर आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे। अगर आपने देखा कोवैलेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा हाइड्रोजन की कम है, बात खत्म, वहीं पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बन जाएगा। दैट्स इट। ओके, पक्का? अच्छा, CO2 में बताओ, आपने क्या CO2 का स्ट्रक्चर देखा है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। यार ये तो 10th क्लास में भी सिखा देते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है? क्या आपने 10th क्लास में चीज नहीं पढ़ी थी कि कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 है? क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। ये देखो 1 2 3 4। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा है वो सेंट्रल एटम है। और मैं तो साफ बोल रहा हूँ ना, आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे कि सेंट्रल एटम वो है जो बीच में पड़ा है और चारों तरफ से लोग उससे बंद बना रहे हैं। PCl5 कौन होगा सेंट्रल एटम? बताओ, PCl5 में कौन होगा? PCl5 में कौन होगा? P। भाई एक Cl थोड़ी 5 P से मिलेगा, P बीच में रहेगा, Cl आसपास जाएगा। अच्छा, SF4 में कौन होगा? SF4 में S होगा, क्योंकि S बीच में बैठा होगा और 4 लोग उससे बंद बना रहे होंगे। तो सेंट्रल एटम का मतलब समझ गए ना? सेंट्रल एटम का मतलब जो बीच में बैठा हुआ है। जैसे H2SO4 में, अब तुमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम कॉमन सेंस से भी मुझे बता सकते हो। बताओ H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? कौन बीच में बैठ के बंद बनाएगा? जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही आंसर है, सल्फर। डेफिनेट सी बात है। अच्छा, ये बताओ CO2 में कौन होगा? मैंने बता ही दिया, कार्बन। H2O में कौन होगा? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन चाहो तो उसे बंद बनाएगा। मान लो H4P2O7 है, इसमें बताओ कौन होगा? H4P2O7 बताओ कौन होगा? 2 फॉस्फोरस। क्या सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, H2S2O8, इसमें बताओ कौन होगा? अच्छा, IF7 में कौन होगा? सेंट्रल एटम बचाना चाहो तो SF6 में कौन होगा? ऐसे आप आराम से सेंट्रल एटम पहचान सकते। एक मजे की बात और बताता हूँ, हमेशा फ्लोरीन और हाइड्रोजन जो है ना, वो आपको किनारे पे मिलेंगे, कभी बीच में नहीं मिलेंगे। लिख लो इसको भी कैप्सूल के फॉर्म में। फ्लोरीन व क्लोरीन, फ्लोरीन व हाइड्रोजन, ऐसे लोग हमेशा किनारे पर होंगे। मतलब ये हमेशा टर्मिनल होंगे, किनारे पर होंगे। ठीक है, पक्का? ऐसा है। दूसरा, ये फर्स्ट रूल था ना, अब सेकंड, फर्स्ट तरीका था ना ड्रॉ करने का, सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक ढांचा, कॉमन सेंस, एक ढांचा कॉमन सेंस से बनाओ। आपको कॉमन सेंस से एक ढांचा बनाना है, कॉमन सेंस से बताता हूं। जैसे मान लो SO4 2- है या CO2 है, इनका ढांचा दिमाग में सोच सकते हो क्या? स्केलेटन बोलते हैं इसको, है ना? ढांचे को बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेटन। देखते हैं तुम्हारा कॉमन सेंस कैसा है।
क्या तुम ऐसा सोचोगे कि एक एस यहाँ पे होगा, फिर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन? क्या ये सोने टाइप का सोचोगे तुम? ऐसा सोचोगे? ये ढांचा तुम्हारे दिमाग में आएगा? या CO2 है तो को, ऐसा कोई ढांचा दिमाग में आएगा? नहीं ना। कॉमन सेंस क्या कहता है कि सर एस बीच में होगा, 4 ऑक्सीजन ऐसे होंगे। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो कॉमन सेंस से एक ढांचा अपने को सोचना है। सी यहाँ पे होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, ऐसे। तो कॉमन सेंस से आपको एक ढांचा सोचना है। ठीक है, चलो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिर। थर्ड रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। संयोजकता कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे आपको काउंट करने। एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म सभी दो परमाणुओं के बीच में रख देना है जिनमें सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है। मैं लिखवाता हूं, देखो। सारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन गिनिए। अणु पर चार्ज को भी कंसीडर कीजिए। अणु पर चार्ज को भी कंसीडर कीजिए। तथा तथा एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म हर उस परमाणुओं के बीच रख दीजिए जहां सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु इन्वॉल्व है ना? लिखते जाओ, घबराओ मत अभी। बस अभी नोट कर जाओ, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब कॉर्नर वाले परमाणुओं का अष्टक पूरा कीजिए। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो सेंट्रल एटम पे पटक दीजिए। जस्ट नोट इट डाउन। यदि सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा नहीं होता है
तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने पर विचार कीजिए। 6 पॉइंट। अगर एक से अधिक लुईस संरचनाएं हो, अगर एक से ज्यादा लुईस संरचनाएं हैं तो जिनका फॉर्मल चार्ज 0 के आसपास है उनको स्टेबल मानेंगे। है तो जिनका फॉर्मल आवेश 0 के पास है, 0 के पास है, उन्हें ज्यादा स्थायी कहेंगे। उन्हें ज्यादा स्थायी है। है? चलिए जी, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिया है तो बढ़िया है, अब आप कॉपी करना बंद कर सकते हो। आपको केवल सीखना है, सुनना है, समझना है। आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं। फर्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सा बिल्कुल, अमोनिया NH3। सबसे पहला स्टेप है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को गिन लो। क्या आपको संयोजकता कोश का मतलब पता है? बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश कहते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखोगे तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बताओ अपनी उंगलियों पे। 5। 1s2 2s2 2p3। बाह्यतम कोश हो गया 2s2 2p3। तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हो गए? 7। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1। 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन काउंट करना सबको आ गया। जो बच्चे 3 बोल रहे थे वो केवल 2p को देख रहे थे। संयोजकता कोश का मतलब था बाहर का कोश, सबसे बड़ा वाला। तो 2s भी काउंट होगा, 2p भी काउंट होगा। इतने बेसिक तुम्हारे हिले हुए हैं। चलो, अब स्केलेटन बनाना है। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, या आपने कॉमन सेंस से गैस कर लिया था कि हाँ यार नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो सेंट्रल एटम वही होगा, कोवैलेंसी उसकी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन बीच में रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो। सारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन गिनिए, अणु पर चार्ज तो देखिए चार्ज है नहीं, तथा एक युग्म हर उस परमाणु के बीच में रख दीजिए जहां जहां सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है। कहां कहां सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। दो दो इलेक्ट्रॉन रख के बॉन्ड बना दो, बन गया। दो दो इलेक्ट्रॉन रख के बॉन्ड बना दो, बन गया। दो दो इलेक्ट्रॉन रख के बॉन्ड बना दो, बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए? 1 2 3 4 5 6। कितने बच गए? कितने बच गए? 4। वो 4 आप कहाँ रख दोगे? अरे मैंने क्या किया, 7 कैसे ले लिया? 5। हाँ, कितने बच गए? 5 3 8, 6 काम में आ गए, 2 बच गए। 2 आप यहाँ रख। हम बोल 5 रहे थे, लिख 7 दिया। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब चेक करो
इसके बाद लिखा है अब कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक पूरा करो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करना ही नहीं होता है, उसको अपना 2 पूरा करना होता है, हो चुका है, ठीक है। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। उसके बाद सेंट्रल एटम पे चेक करो, क्या सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा है क्या? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी पूरा है, मतलब ये राइट लुईस स्ट्रक्चर है। इसके साथ आपको और कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही है। ओके, समझ आया एवरीवन? चलो एक और बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में? संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ अपनी फिंगर्स से। संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन 6। क्या करूं तुम लोगों का, क्या करूं मैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 8। 1s2 2s2 2p4 बाह्यतम कोश। अरे वो 10th क्लास वाली कहानी से कर लो यार, 2,6। कभी कभी लगता है तुमको फालतू ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसके बिना ही क्लास शुरू कर देनी चाहिए थी। तुम तो उसी लेवल के गधे हो अभी भी। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में 1 होता है, बाह्यतम कोश में 2 हाइड्रोजन है तो 2। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 8। स्केलेटन बनाते हैं, ढांचा। ऑक्सीजन बीच में रहेगा, हाइड्रोजन साइड में रहेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को ढांचे में? नहीं, तुम खुद भी एक ढांचा ही हो, खाली खोखले। उसके बाद अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे सेंट्रल एटम इन्वॉल्व है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, एक बॉन्ड बना दो। 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, एक बॉन्ड बना दो। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अब हमारे पास टोटल थे 8। 8 में से कितने? 4 काम में आ गए। कितने बच गए? 4 बच गए, वो 4 इसके ऊपर रख दो। दिखा है ना? यदि सेंट्रल एटम का अब कॉर्नर वाले परमाणु का स्टेप पूरा करो, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो सेंट्रल एटम पर रख दीजिए। तो सेंट्रल एटम पे रख दिया अपन ने, ये लो। सही है, हाइड्रोजन का पूरा है, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 7 8 ये भी पूरा, डन, बन गया। ये एकदम सही लुईस संरचना है। अब इसके बाद अगला तुम करो, CO2 ट्राई करते हैं, कॉपी करो। फिर हम CO2 ट्राई करते हैं। अभी डाउट भी आएंगे, काफी कुछ रहेगा, धीरे धीरे क्लियर होगा बेटा। डन, ले अगला एग्जाम्पल। चलो, सबका ध्यान बोर्ड पे। अब हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, CO2। सेंट्रल एटम कार्बन है, स्केलेटन ऑक्सीजन पास पास रहेगा। चलो काउंट करें कि हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा? कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, वेरी गुड। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो क्या हम परफेक्टली काउंट कर पाए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? चलो अब ऑब्जर्व करते हैं कैसे क्या रहेगा ना। आ जाओ यहाँ पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देना है, 2 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी, और सिंगल बॉन्ड बना देना है। बन गया। अब आपको कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक पूरा करना है, ठीक है। तो 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने काम में ले लिया। अब इसका अष्टक पूरा करो, 1 2 है इसके पास, 3 4 5 6 7 8, अष्टक पूरा। तो 2 2 4 और 6 10 काम में आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, ठीक है। इसका अष्टक पूरा करते हैं ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, खत्म। क्या सिखाया था? सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, जितने सेंट्रल एटम जहां जहां इन्वॉल्व है वहां पे सिंगल बॉन्ड बनाओ, कॉर्नर वाले परमाणु का अष्टक पूरा करो। अब कोई इलेक्ट्रॉन बच गए हो तो बीच वाले पे रख दो। बचे क्या? 1 2 3 4 और 12, कुछ नहीं बचा, खत्म, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल एटम को चेक करो, क्या इसका अष्टक पूरा हुआ? 1 2 3 4 नहीं हुआ यार, ये तो गरीब का गरीब ही रह गया, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो क्या बताया हुआ है?
अगर उसका अष्टक पूरा नहीं होता है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे विचार करो। अब आपको ये विचार करना है कि क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अब हम डबल बॉन्ड पे विचार कर सकते हैं। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो एक बॉन्ड बन जाएगा एक और, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो एक और बॉन्ड बन जाएगा। यस कर दूं? यहाँ बॉन्ड बन गया। साझेदारी के आते ही इलेक्ट्रॉन अब वो कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में आए, अब ये कार्बन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, तो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। जो पॉइंट्स आपको सिखाए थे वो पॉइंट्स वैसे ही किया है, कुछ इसमें घपला वाली बात। क्लियर? एक बात और, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। फॉर्मल चार्ज क्या चीज होती है? कभी कभी दो ऐसे लुईस स्ट्रक्चर बनेंगे जो आपकी आंखों के सामने बैठे होंगे और आपको पता लगाना होगा कि उनमें से कौन सा लुईस स्ट्रक्चर सही है या ज्यादा स्थायी है। सही सारे लग रहे होंगे, ज्यादा स्थायी है, उसके लिए फॉर्मल चार्ज काम में आता है। अब मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाता हूँ, ध्यान से सीखना और समझना। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, तो सबको पता होना चाहिए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उस फॉर्मूले को भूल जाओ, क्योंकि अगर भूल गए तो गए काम से। सबसे पहला, आपको संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, फिर माइनस करना है हाफ इंटू वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में केंद्रीय परमाणु के साथ इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में, लिख लो साथ साथ, बंध बनाने में केंद्रीय परमाणु के साथ इन्वॉल्व है। क्या हो गया? माइनस जो इन्वॉल्व है, माइनस वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध में भाग नहीं लिया है। इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध में भाग नहीं लिया है। दिस इज द फॉर्मूला। अभी अपन अप्लाई करना सीखेंगे, डरो मत, इसी पे अप्लाई करके देखेंगे। हाँ जी बच्चों, करें कैलकुलेट। देखो ध्यान से करना, आराम आराम से सीखो। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में संयोजकता कोश के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिंगर्स पे बताओ काउंट करके। 6 माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम के साथ बंध बनाने में इन्वॉल्व हैं? चेक करो, 1 2 3 4, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो उसके ऊपर पड़े हुए हैं जिन्होंने बंध नहीं बनाए? 1 2 3 4। क्या आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। मैंने कहा था ना, अगर फॉर्मल चार्ज 0 या 0 के बराबर आए तो बेहतरीन बात है, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अगर इस ऑक्सीजन का 0 है तो फिर इस ऑक्सीजन का भी 0 ही होगा। क्यों? क्यों भाई? सिमेट्री है ना, सेम वही है, 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 4 बंद में यूज किए हुए हैं, सेम है। ठीक है, कार्बन का चेक करो बेटा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4,
माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बंद बनाने में, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बंद बनाने में? 4 गधों 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन दोनों जगह बंद बना रहा है। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके ऊपर पड़े हुए जिन्होंने बंद नहीं बनाए? 0। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? 0। बढ़िया, शानदार, तीनों पे फॉर्मल चार्ज 0 है। सबसे बेहतरीन लुईस डॉट संरचना है ये, क्योंकि तीनों के ऊपर क्या है आपका फॉर्मल चार्ज। डन, पक्का समझ में आया सबको? अच्छा, अब आप एक काम करो, CO3 2- बना के देखो। CO3 2- बना के देखो, लगाओ दिमाग। कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किया आपने टोटल? 1 मिनट रुको, फालतू मेहनत करोगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट किए? कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 6, 6 थी 18, इतने ही काउंट किए थे। कितने बच्चों ने इतने किए थे? गलती नहीं करी। मेरे को देखना है कितने समझदार बच्चे हमारे पास। ऐसे ही काउंट किया था बेटा, कोई मिस्टेक नहीं करी आपने? ए, वेरी गुड। कब IIT में जाओगे बेटा? अगर अणु पर चार्ज है तो उसको भी कंसिडर करना है। 2- का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो +2 कौन करेगा? अगर पॉजिटिव हो तो माइनस करना है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो तो ऐड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको लेके चलने हैं वो 24 होंगे। अब करो। अब बनाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो सामने तरीका बताया, फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना, दोनों काम करो। आ जाओ। कैसे किया बेटा? सेंट्रल एटम पहचाने में कोई लोड तो नहीं आया जीवन में? कार्बन, ऑक्सीजन, 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 दैट्स इट। अच्छा, अब क्या करना है? एक बॉन्ड बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन रख देने हैं। एक बॉन्ड बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन रख देने हैं। एक बॉन्ड बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन रख देने हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे अभी। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, कॉर्नर पे जितने बंदे बैठे हैं ना, उनका स्टक पूरा करना है। पहले सेंट्रल एटम को भाड़ में जान दो, पहले कॉर्नर को चेक करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास है इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 24 में से 6 गए तो 18 है हमारे पास अभी, ठीक है। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन। 18 यहाँ कंज्यूम हो गए, 6 यहाँ कंज्यूम हो गए, 24 इतने ही थे हमारे पास, खत्म, फिनिश। क्या कार्बन का कंप्लीट हुआ अष्टक? मैंने क्या बताया था, अगर कार्बन का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू? व्हाट यू आर सपोज टू डू बेटा? आपको डबल बॉन्ड बनाने पे विचार करना है। लाइक दिस, आपको
डबल बॉन्ड बनाने पे विचार करना है। कर लिया आपने विचार, अच्छा लगा। अब चेक करें सब कुछ कंप्लीट है, बढ़िया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि जब डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा? यार इतनी बुद्धि तो आ चुकी है ना, कर चुके हैं एक बार। यहाँ पे सेम पैटर्न, वही 4 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, वही 4 पड़े हुए हैं, सेम सिचुएशन है ना यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन की, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इसका 0 नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 2 माइनस पड़े हुए कितने हैं? 6। ये हो गया 6 में से 7 गए, माइनस का 1, तो इस पे चार्ज आया फॉर्मल चार्ज माइनस का 1। अगर इस पे माइनस का 1 फॉर्मल चार्ज है तो इस पे भी माइनस का 1 होगा। इतना मैं कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन इसकी है वही इसकी है। तो सबको समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन है एवरीवन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो आपके जितने भी बंदे हैं, हाँ कार्बन का चेक करो, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है? यार कार्बन का तो क्लियर है मुझे पहले से ही, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 माइनस हाफ इंटू 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ नहीं, 0। पॉइंट ये है कि जितने भी बंदे हैं उन सबके फॉर्मल चार्ज का अपन योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो उतनी के बराबर आना चाहिए जितना यौगिक पे चार्ज है। बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बड़ी बात। जितने भी फॉर्मल चार्ज हैं, अगर एक सही लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना है तो जितने भी फॉर्मल चार्ज हैं उन सभी फॉर्मल चार्जों का जो योग है वो टोटल अणु के ऊपर जितना आवेश है उसके बराबर आना चाहिए। कितना आवेश है अणु के ऊपर? -2। देखो 0 + 0 -1 -1 -2 आ रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही लुईस डॉट संरचना है। क्या हम फॉर्मल आवेश निकालना सीखे? प्रियंजन बेटा आया? फॉर्मल आवेश निकालना आया? कैसे निकालते हैं? कहाँ अटक रहे हो बेटा? सबसे पहले क्या चीज देखनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम में आ गए? देखो ना, बंद बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आए, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़े हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कैलकुलेट कर, लिखे थोड़ा थ्योरी लिखे, देखो एक पॉइंट और लिखो। सभी एक सही लुईस संरचना में सभी फॉर्मल आवेशों का योग स्पीशीज पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। स्पीशीज पर उपस्थित आवेश के बराबर, वो इस पर वास्तविक आवेश के बराबर होता है। जैसे हमारे केस में स्पीशीज पे वास्तविक आवेश था -2, -2 आ गया ना, देखो बराबर होना चाहिए, या तो ऐसा कर लो। वो सही माना जाएगा। तो अगर आपको 2-3 लुईस संरचनाओं में कंपेयर कराएंगे तो आप इस प्रकार से बनाओगे। डन? चलो अब हम एक सवाल दे रहा हूँ आपको करने के लिए, आप अपने से करेंगे, बना के देखेंगे स्ट्रक्चर। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस संरचना बनानी है। किसकी बनानी है?
चलो बनाओ। SO4 2- की लुईस संरचना बना के दिखाइए और सब पे फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना है। ये दोनों काम आपको करना। करो, बातें बाद में भी हो जाएंगी। क्या स्थिति है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए देखें। सल्फर में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में 6 और 2 नेगेटिव चार्ज है 32। ऑब्वियसली बात है सल्फर सेंटर में होगा। दो इलेक्ट्रॉन कम से कम रखने, एक एक बॉन्ड बना दो पहले, है ना बेटा। अब इसका स्टक पूरा करो कॉर्नर एटम का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 6 चौक 24 प्लस 6 प्लस 8, कंप्लीट हो गया। डन, ऐसे ही बनाया था। अब मैं बिना तुम्हें देखे या तुम्हें समझे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है तो ये -1 वाली होगी। इसका फॉर्मल चार्ज -1 है, इसका -1 है, इसका -1 है। तुम्हारे कहने के लिए मैं किसी एक को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, -½ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में बॉन्डिंग में 2, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं 6, ये आ गया -1। सबसे हुआ फॉर्मल चार्ज -1। वेरी गुड। सल्फर के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -½ इंटू 8, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं और कितने पड़े हैं इसके ऊपर 0 पड़े हुए हैं, तो ये आ गया 2 प्लस का 2, तो सही तो है। टोटल चार्ज कितना हुआ ऐड करो, 4 ऑक्सीजन का -4, सल्फर पे प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये एक सही लुईस संरचना है। ये एक सही लुईस संरचना है। डन, दिस इज राइट। अब एक छोटा सा काम मेरे कहने पे करना घर पे, फिर मुझे बताना कल की क्लास में कि अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां से शिफ्ट करके यहां ले आए और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां से शिफ्ट करके यहां ले आए, मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाए और डबल बॉन्ड बन जाए ऐसे, तो क्या ये लुईस संरचना सही होगी? पहली बात। दूसरा, आपको सब पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, सभी पर। और हम इस पहेली को अगली क्लास में सुलझाएंगे, ये सही होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये मत सोचना कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा कैसे हो गए। आपने सबने आवर्त सारणी पढ़ रखी है, प्रथम आवर्त द्वितीय आवर्त। प्रथम आवर्त और द्वितीय आवर्त कभी भी अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकते, और जो तृतीय आवर्त के सदस्य हैं ना, थर्ड पीरियड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये चाहे तो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। मतलब सल्फर चाहे ना तो ये काम कर सकता है, पर वो क्यों कर रहा है उसके बारे में सोचना, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, तो मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि किस बंदे पे कितना फॉर्मल चार्ज आया। फिर इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या आज की क्लास में आपको ये समझ में आया, सभी से पूछ रहा हूं मैं, कि आपको ये समझ में आया पहली चीज कि बंद क्यों बनते हैं? एवरीवन, बंद क्यों बनते हैं, सबको समझ आया? सेकंड, आपको ये समझ में आया क्या, मेरे सवाल सुन लो फिर मैं एक बार एक साथ फीडबैक ले लूंगा। पहला है कि बंद क्यों बनते हैं, दूसरा हम लुईस संरचना कैसे बना सकते हैं। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, चार्ज को देखो, उसके बाद सेंटर एटम रखो, एक ढांचा बनाओ, सबके बीच में एक एक बॉन्ड बनाओ, किनारे वालों का अष्टक पूरा करो,
इलेक्ट्रॉन बच जाए तो सेंट्रल एटम पे पटक दो, फिर देखो सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प लो, ऐसे काम करना। तो अभी एक बार देख लेते हैं, और ये एक दिन में समझने वाला टॉपिक नहीं है और इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं। तो अभी बताओ पहली चीज़ समझ में आई कि बंद क्यों बनते हैं एवरीवन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करके लुईस संरचना जो जो मैंने बना के दिखाई वो समझ में आई, वेरी गुड। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रहेगा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन, संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना आता है सबको, आयतन कोश के इलेक्ट्रॉन चेक करके कर सकते हो, माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन बंद में इन्वॉल्व हैं, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फालतू पड़े हुए हैं। अब आज बैठ करके आप अपने हिसाब से एक बार रिवीजन करना, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद करना, थोड़ा सा इसको चेकआउट कर लेना, और बाकी फिर धीरे धीरे चैप्टर का फ्लो बनेगा, 1-2 दिन लगेंगे। ये शुरुआत है चैप्टर की, और ये थ्योरी फेल्ड है, ये फेल्ड थ्योरी है, अष्टक नियम वाली थ्योरी पहले ही फेल बता रहा हूँ। हालांकि हम पढ़ेंगे अष्टक का नियम, पर बकवास है, वो फेल्ड है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फलाने में, फालतू बात है वो। एटलीस्ट वी विल स्टडी इट। डन। और ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो इसके सवाल मिलना शुरू होंगे, अभी चैप्टर उतना हुआ नहीं कि सवाल आपको मिल जाए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में चेक करते हैं आज कुछ, अगर एफबीडी के सवाल हुए तो वो आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप फ्री बॉडी डायग्राम कम से कम बनाना सीखो। ओके, डन, बाय बाय, टेक केयर।